Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of our CSS PMS philosophy series. तो कल हमने प्लाटो की थ्योरी जो है उसकी आइडियल स्टेट के बारे में देखा था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी दो थ्योरीज, थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बताएंगे तो प्लाटो ने एक बाकायदा एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके ज़रिए उसने सिविल सर्वेंट्स को, फ़िलासफ़र किंग को और जो ऑक्सिलरीज़ हैं, जो मावन हैं, जो उनकी हेल्प करने के लिए सिविल सर्वेंट्स की एक बाकायदा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि 50 ईयर्स तक चलता था। और उसने कुछ फेजेस बताए, हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम उसके अगर एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि प्लाटो की जो कोशिश थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाए, यानी वो अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाना चाह रहा था जिसमें हमारे पास फ़िलासफ़ी हो गया, जिसमें हमारे पास डायलेक्ट हो गया, जिसमें हमारे पास जिमनास्ट हो गया, इसके अलावा मिथोलॉजिकल स्टोरीज़। उसका बेसिकली सिस्टम का जो मकसद था कि एक इंसान को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाया जाए ताकि वो जो है ना जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, जो कि फ्यूडलिस्ट जो है या जो अरिस्टोक्रेट्स है जो पावर अब्यूज़ करते हैं, उसके जो अगेंस्ट है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके उनको। इसके अलावा उसने जो इंसान के मेंटल डिसऑर्डर हैं कि इंसान के जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने कोशिश की कि क्यूर प्रोवाइड किया जाए, एक मेलेडी प्रोवाइड की जाए। लिहाजा उन्होंने अपने जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो करिकुलम है वो इस तरह से एडजस्ट किया कि जो लोग हैं उनको देखने वाले वो जिस एज से भी बिलोंग करते हों, जिस क्लास भी बिलोंग करते हों, वो उसको सूट करें। और इसके लिए उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हमारे पास। तो हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उन्होंने 3 फेजेस बताए हैं। एक एलिमेंट्री एजुकेशन है जो कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। प्लाटो का जो कंसेप्ट था, प्लाटो जी चाहते थे और ऐसे करते थे कि एक फैमिली के अंदर जो भी सबसे होनहार या जो भी सबसे बड़ा बच्चा होता था उसको उसके वालिदैन से अलहदा कर लेते ताकि उसकी जो परवरिश है, जो उसकी ग्रोथ है, वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में की जाती जहाँ पे उसके लिए ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती। तो लिहाजा उस इनका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सभी के लिए थी। उसने हर औरत, हर मर्द के लिए वो एजुकेशन का सिस्टम है। इसमें उसने एजुकेशन सिस्टम जो है ना जो उनका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको डिवाइड किया है 3 फेजेस के अंदर। जो फर्स्ट फेज़ है उसमें उन्होंने जो है ना एलिमेंट्री एजुकेशन में जो ईयर है, ड्यूरेशन है वो 3 से लेके 20 साल है। यानी एक बच्चा जो 3 साल का है वो उसको लाया जाएगा एजुकेशन के अंदर, और जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता तो उसको एजुकेशन के अंदर यानी उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो उसने ये 17 सालों को भी 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया। जो सबसे पहला फेज़ था वो 3 to 6 ईयर्स, उसके अंदर उसको मिथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाई जाएंगी, किस्सा कहानियाँ सुनाई जाएंगी। और सेकंड जो उसका फेज़ है उसमें वो 7 to 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, उसमें उसको जिमनास्ट हो गया, रीडिंग, म्यूज़िक, राइटिंग, पोइट्री और मैथमेटिक्स और ये चीज़ें उनको समझाई और सिखाई जाएंगी। और जो लास्ट फेस है 18 to 20 ईयर्स, वहाँ पे सिर्फ वो जिमनास्टिक और जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। जब 20 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उनका जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और टेस्ट जो स्टूडेंट्स जिसको वो फेल कर जाएंगे तो उनको सोल्जर्स या आर्मी के अंदर रिक्रूट कर दिया जाएगा, और जो पास हो जाएंगे उनको फर्दर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन की तरफ मूव ऑन किया जाएगा। लिहाजा इस चीज़ की हमें समझ आती है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो सोल्जर्स भी इवन होंगे, जो सिपाही भी होंगे, वो भी एक वेल रेड पर्सनैलिटीज़ होंगे जो कि 20 साल की एजुकेशन हासिल करके इस सिस्टम के अंदर या सोल्जर की जो पोजीशन पे पहुँचे हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास जो फर्दर एजुकेशन में हमारे पास हायर एजुकेशन आ जाती है। तो हायर एजुकेशन जो है ना वो 20 to 35 ईयर्स तक जारी रहेगी। यानी 15 साल मज़ीद जो बच्चे वो 20 साल की एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन से गुजर जाएंगे वो 15 साल मज़ीद एजुकेशन के अंदर आएंगे, और इस सिस्टम को कहा उसने कि हायर एजुकेशन है। अब यहाँ पे उसने दो डिवीजन्स की हुई हैं। एक जो फर्स्ट डिवीज़न है उसमें वो 20 to 30 ईयर्स में पढ़ाया जाएगी इनको मैथमेटिक्स और लॉजिक, फ़िलासफ़ी में जो लॉजिक होता है। तो उसके बाद जब 30 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उनको उनका टेस्ट होगा, और जो फेल हो जाएंगे उनको ऑक्सिलरीज़ यानी ऐसे लोग जो कि सिविल सर्वेंट्स को या जो मिलिट्री के लीडर्स होंगे उनको
उनकी मावन होंगे उनके लिए वो हेल्पफुल होंगे, और जो स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे तो उनको हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो मूव कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हमारे पास आता है कि 20 to 35 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ डायलैक्ट्स और एथिक्स की तालीम दी जाएगी इन 5 सालों के अंदर, जिसके बाद उनका एक टेस्ट कंडक्ट होगा, और वो जो टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनको जो है ना सिविल मिलिट्री पोजीशंस पे लेके जाया जाएगा। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे एजुकेशन अगर हम फार्मली करें तो ये 35 साल के बाद एजुकेशन जो सिस्टम प्लाटो का है वो कंक्लूड हो जाता है। इसके बाद जो 15 साल हैं वो इस तरह से है कि वो अप्रेंटिसशिप पीरियड है, यानी जो उसको कंटिन्यू करना चाहे वो कर सकता है, जो लीव करना चाहे वो छोड़ सकता है। तो अप्रेंटिसशिप पीरियड ऐसे लोगों के लिए, ऐसी पोजीशन के लिए होता है कि आपने जो फिलासफर किंग है या जो रूलर है उसको जो है ना वो अडॉप्ट करने के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट के लिए ये जो अप्रेंटिसशिप पीरियड जो है इसको लाया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप पीरियड जो है वो 15 साल का है। उस 15 साल के अंदर जो है ना एजुकेशन दी जाएगी, और जो उसमें फ़र्स्ट पोजीशन जिस बंदे की आएगी वो फिलासफर किंग बन जाएगा, और इसके बाद जो बाकी रह जाएंगे वो इसमें जिसकी फ़र्स्ट पोजीशन होगी वो फिलासफर किंग उसको बना दिया जाएगा। और फिलासफर किंग को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी गई थी कि वो कानून बना सकता है, वो हर चीज़ जो है वो खुद कर सकता है। तो हम अगर देखें जी रूल ऑफ फिलासफर किंग, उसने क्या क्या रूल्स बताए, फिलासफर किंग किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे जी अरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल, यानी जो फिलासफर किंग होगा उसकी अरिस्टोक्रेसी होगी। अरिस्टोक्रेसी इन सेंस कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, हर कानून को बना सकता है, जिसको चाहे ज़िंदा रखे, जिसको चाहे वो मार सकता है, यानी उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी चीज़ों को कंट्रोल करने की। उसके बाद किंग इज़ अबव लॉ, किंग जो है ना वो किसी तरह के भी लॉ, किसी तरह की पनिशमेंट उस पर नहीं की जा सकती, बल्कि वो अबव लॉ होगा, और उसके बाद जो है ना जितने भी लॉज बनेंगे वो किंग ही बनाएगा। उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने के लिए फ़िलासफ़र किंग को किसी हेल्पर की, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना सकते हैं। उसके बाद उसने जो है ना एनालॉजी अप्लाई की डॉक्टर एंड पेशेंट की। इसी जैसे प्लाटो कहता था कि जैसे किसी पेशेंट के लिए डॉक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो आराम नहीं, उसको उसकी जो मेलेडी है, उसकी बीमारी है वो क्योर नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो है ना एक स्टेट जो है उसके लिए फ़िलासफ़र किंग एक डॉक्टर की मानंद है, कि अगर फ़िलासफ़र किंग अच्छा होगा, अच्छी सिस्टम के ज़रिए आएगा, तो वो जो है ना अच्छी तरह रूल करेगा, और स्टेट जो है ना वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो प्लाटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है। तो कम्युनिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी वेल्थ होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेट ओन करेगी, और स्टेट आपको आपकी एफ़र्ट्स के हिसाब से, आपकी जो काबिलियत के हिसाब से वो चीज़ों को आपको देगी। तो इसमें उसने देखा जी, उसने पहले कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात की, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की बात की। तो अगर हम कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में गए तो प्लाटो ने कहा कि जो भी फिलासफर किंग होगा उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्राइवेट, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपके पास ज़मीन है, जायदाद है, तो वो एक नेचुरल आप में एक मोहब्बत पैदा करती है, एक लालच की एक फ़िज़ा पैदा करती है, जिससे प्लाटो ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिलासफर किंग जो है ना वो अपनी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है फील्ड के अंदर वो नहीं दे पाएगा। लिहाजा फिलासफर किंग के पास कोई भी जो है ना प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी उसने कहा जी कि क्योंकि फिलासफर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो अगर एब्सोल्यूट पावर होगी तो अगर उसको हम प्रॉपर्टी का राइट दे देंगे तो वो हर जगह पे जो है ना प्रॉपर्टी बनाता रहेगा, हर जगह पे जो चीज़ें जो है ना लेता रहेगा। तो यानी वो एब्सोल्यूट पावर्स लीड्स टू एब्सोल्यूट करप्शन। नेक्स्ट पे उसने कहा जी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। तो प्लाटो ने कहा कि जो भी फिलासफर किंग के कोई फैमिली नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा, फिलासफर किंग क्या होगा, क्योंकि उन्होंने फिर यहाँ पे वही बात की कि अगर जो, क्योंकि बच्चे और जो है ना बीवी और एक फैमिली जो है वो आपके लिए आपकी कमज़ोरी बनती है, तो फिलासफर किंग की कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि फिलासफर किंग जो है उसकी पर्सनल अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको जो है ना, इसीलिए उसके जो फैमिलीज़ हैं उसको उसने प्रोहिबिट किया कि फैमिलीज़ वो नहीं रख सकता।
तो उसके बाद उसने कहा कि जी फैमिली से ये मुराद है कि कोई भी एक सिंगल फीमेल के साथ कोई परमानेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकता। अगर हम बात करें कि बेसिकली इंटरकोर्स की हम बात करें या मेटिंग की बात करें, वो बेसिक ह्यूमन डिज़ायर है। तो प्लाटो ने इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया कि वो मेटिंग नहीं कर सकता। उसने ये कहा कि वो सिंगल वुमन के साथ एक निकाह के रिश्ते में बंध के वो नहीं रह सकता। अगर वो चाहे तो वो मेटिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ें उसने बताई कि जी जो मेटिंग होगी वो कुछ कंडीशंस के अंदर होगी। उसमें जो वुमेन होगी उसका चूज स्टेट करेगी कि वो वुमेन जो है वो अच्छी है, जो उससे बच्चे पैदा होंगे क्या वो मतलब वो हेल्दी होंगे और मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हेल्दी होंगे। तो जाहिर सी बात, जो चिल्ड्रन जो है ना जो उनसे पैदा होंगे वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको जो है स्टेट रन करेगी। और वो यानी वो चाइल्ड ऑफ ऑल हैं, वो फिलासफर के पास नहीं रहेंगे जब, बल्कि वो जो चाइल्ड हैं वो स्टेट उसको क्या कहते हैं जी, स्टेट उसको जो है ना चाइल्ड को ऑन करेगी और उनको आगे जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि आइडियल स्टेट एक मिथ है। आइडियल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है। कोई इस तरह की स्टेट आज तक नहीं गुजरी, कोई ऐसा एम्पायर नहीं गुजरा जिसने ऐसी स्टेट को देखा हो। सेकेंडली उसने कहा कि जी वाटर टाइट, जो इनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं जी वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी है कि स्टेट हमने एक इंडिविजुअल को एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया कि ना उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना उसके पास वेल्थ होगी, ना उसके पास कोई फैमिली होगी। लिहाजा हम इस तरह से जो है ना किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को नहीं छीन सकते। उसके बाद उसने कहा जी कि अगर हम कहें कि जी एक ही इंडिविजुअल है, उसने ही सारी चीज़ों को परफॉर्म करना है, उसने सारे एक्ट्स करने हैं, तो फिर ये जो चीज़ है ये अगेंस्ट हो जाएगी हमारे जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट के खिलाफ। कि अगर मैं फ़िलासफ़र किंग हूँ और मैंने ही हर चीज़ का फ़ैसला करना है, तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे लोग होंगे स्टेट के, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सही से पूरी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एक वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पे उन्होंने कहा जी कि ये जो रजीम है ये टोटलिटेरियनिज्म का रजीम है, ये एक डिक्टेटरशिप की का रजीम है जिसको जो है ना प्लाटो ने फ़रोग दिया है। लिहाजा ये जो है ना डिक्टेटरशिप की तरफ ज़्यादा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा जी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो गार्डियन क्लास पे फोकस है कि जी वहाँ पे हर जो बात है वो जो भी बात रिलेट की जाती है वो गार्डियन यानी जो सुपीरियर क्लास है, जो फ़िलासफ़र किंग के साथ रिलेट की जा रही है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोरेबल डिसबिलीफ इन दी कैपेसिटी ऑफ मैसेज, कि यहाँ पे हमने फ़िलासफ़र किंग को हर चीज़ का सरचश्मा बना दिया कि कानून वो बना सकता है, ज़िंदा किसी को रख सकता है, मार सकता है। तो हमने यहाँ पे बाकी लोगों को जो है ना उनका इख्तियार ख़त्म कर दिया और हमें सिर्फ फ़िलासफ़र किंग को सारे इख्तियार दे दिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि फ़िलासफ़र किंग ही सारे चैलेंजेस को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकता है और इसको चला सकता है। रिजेक्शन ऑफ लॉ इज़ ऑब्जेक्शनेबल। नेक्स्ट पे हमारे पास उसने कहा कि जी जो मैसेज जो आवाम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को एक्सेप्ट करना होगा। इन अ सेंस कैसे, क्योंकि जब हर कानून एक बंदे ने बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट भी उसने करना है, हर चीज़ उसने करनी है, तो बाकी लोग एज अ स्लेव ही रहेंगे कि वो एक ऑर्डर बन के आ गया, हमने उसको बस फॉलो करना है। तो ऐसे जो है ना ये अगेंस्ट ह्यूमन नेचर हो जाता है। उसके बाद सबीन जो है एक फ़िलासफ़र था, उन्होंने कहा कि जी जो ये स्टेट इन्होंने एक अपनी एनर्जी यूज़ की है डॉक्टर और पेशेंट की, वो जो है ना वो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर है और वो गलत है। इसके बाद कम्युनिज़म ऑफ वाइब्स का बता दिया कि जी ये जो है ना शादी का जो एक प्यारा और एक मतलब अच्छा बंधन है, उसको जो कम्युनिज़म ऑफ वाइब्स हैं ये जो है ना एक ख़राब कर रही हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इसने कहा था कि चिल्ड्रन ऑफ फिलासफर किंग इज़ द चिल्ड्रन ऑफ ऑल। वो स्टेट उनको रूल करेगी, स्टेट उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लिहाजा जो है ना ये जो चिल्ड्रन हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो चिल्ड्रन ऑफ ऑल इज़ नॉट द चिल्ड्रन ऑफ एवरीवन, कि अगर किसी जो फिलासफर किंग का बच्चा है उसको स्टेट उस तरह से प्यार नहीं दे सकती जो एक पेरेंट्स, एक माँ और एक बाप दे सकता है। लिहाजा ये चीज़ भी उन्होंने गलत कर दी। उसके बाद जी प्लाटोज आइडियल स्टेट जो है ना, जो 1040 मेंबर 5040 मेंबर पर मुश्तमिल थी, तो
उसमें ये हुआ कि जी वो एक स्मॉल स्टेट के लिए जो कानून दिया है आइडियल स्टेट का, हम उसको रन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जी ये स्टेट को हम अप्लाई करें एक पॉपुलस नेशन पे, एक पॉपुलस स्टेट पे, तो वो शायद हम नहीं कर सकते। लिहाजा ये हमारे पास आज हमारी थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी और थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म थी। मैंने कल आपको थ्योरी इसकी जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पढ़ाया, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है प्लाटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।